क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स जैसी जो प्रॉब्लम है वो आए ना? और बहुत सारे फीमेल्स में क्या केसेस आते हैं, यूट्रस रिमूव कराने के बाद भी वाइट डिस्चार्ज बंद नहीं होता। मैं गारंटी देती हूँ, आप मुझे लिख के गारंटी दो कि आप अगले 10 साल वही दिनचर्या फॉलो करोगे जो मैं बताऊंगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ 10 साल कभी फाइब्रॉइड नहीं होगा दोबारा। एक्सेसिव इनटेक ऑफ जंक फूड, वन ऑफ द फैक्टर। रात को जागना, हम स्क्रॉल करना भी फोन पे स्टार्ट करते तो हमारी हैबिट ऐसी बन जाती है, घंटों कब निकल जाते हैं नहीं पता चलता। क्या ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से फाइब्रॉइड्स जैसी जो प्रॉब्लम है वो आए ना? मतलब अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा चेंज या फिर कुछ डाइटरी चेंज ऐसे किए जा सकते हैं? देखो, जो फाइब्रॉइड का एग्जैक्ट कॉज है दैट इज इडियोपैथिक। हम उसको अननोन कॉज बोलते हैं, पता नहीं क्यों बना। क्योंकि अगर मैं आज से 10 साल पहले उठा के देखूं या मैं बात करूं तो उस टाइम पे ना हम 40-45 एज में कभी सुनते थे गिने चुने केसेस को। और अब मैं जब ओपीडी में बैठती हूँ तो 22 साल की लड़की को भी फाइब्रॉइड है, 18 साल की बच्ची को भी फाइब्रॉइड्स हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, यूट्राइन लाइनिंग है, सीडलिंग ग्रोथ है वहां पे, और 40-45 में भी हैं। तो वो हर एज ग्रुप हो गया। हम यहाँ पे प्रिकॉशनरी क्या कर सकते हैं? देखो, ये तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि पहले पता चल जाए फाइब्रॉइड होने वाले हैं, ठीक है। बट जो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जैसे हफ्ते में 5 दिन अपना नॉर्मल डाइट रखो, 2 दिन बॉडी को ना रेस्ट दो। लंघन चिकित्सा, उपवास। हम पहले के समय में व्रत रखते थे तो हम पानी पीते थे, अब मॉडर्न व्रत आ गए, टिक्की खा लो, फ्राइड आलू खा लो, ये खा लो। वो आप रेस्ट थोड़ी दे रहे हो बॉडी को, तब तो और ज्यादा हार्म कर रहे हो। ये चिप्स खा लो। तो लाइफस्टाइल, कार्ब्स का इंटेक बैलेंस रहे, ठीक है। हफ्ते में रूटीन बना लिया, यार मैंने 3 दिन नॉर्मल आटे की रोटी खानी है तो मैं 3 दिन मल्टीग्रेन की खा लूं। और जब हम फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट करते हैं हम हमेशा क्या बोलते हैं? मल्टीग्रेन आटा आपको वो नहीं लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ऑनलाइन पेशेंट की हिस्ट्री शेयर करते हैं हमारे स्टाफ से, ये लोग, और ऐसा नहीं है कि जो ओपीडी में मिल रहे हैं ऑनलाइन नहीं मिल रहे, वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है। यहाँ हमारा पूरा स्टाफ है, केसेस वैसे ही डिस्कस किए जाते हैं, इनको पूरा पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही वो पूरा प्रोसीड किया जाता है। तो वहां पे हम अगर अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन करें, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। और इसमें सबसे बड़ा मैंने जो फैक्टर ऑब्जर्व किया, एक्सेसिव इनटेक ऑफ जंक फूड, वन ऑफ द फैक्टर। रात को जागना, हम स्क्रॉल करना भी फोन पे स्टार्ट करते तो हमारी हैबिट ऐसी बन जाती है, घंटों कब निकल जाते हैं नहीं पता चलता। तो हमें वो एक स्लीप पैटर्न को इंप्रूव करना चाहिए। ओवर स्ट्रेस, एंजाइटी, या फिर एक्सेसिव इनटेक ऑफ हार्मोनल पिल्स। मानो आप पीसीओडी के पेशेंट हो, आप लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हो, कब वो आउटग्रोथ में कन्वर्ट होता है वो भी नहीं पता चलता। फाइब्रॉइड्स पे एक लास्ट क्वेश्चन कि जो फीमेल्स डॉक्टर के पास जा चुकी हैं और उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, और जब वो आपको आकर बोलते हैं कि आपका ट्रीटमेंट महंगा है 1 महीने की, जब आप उन्हें मेडिसिन बताते हो तो आप फिर उनको क्या जवाब दोगे? बिल्कुल, देखिए मेरी तरफ से ना हमेशा हर पेशेंट के लिए दरवाजे खुले हैं और दूसरी जगह पे के भी खुले हैं। मेरी तरफ से कभी ये नहीं रहा, मुझे महंगे सस्ते की डेफिनेशन कभी समझ ही नहीं आती, ना मैंने कभी अपनी लाइफ में वो चीज सोची। यहाँ पे मेरा पूरा स्टाफ बैठा है, आज तक भी मैंने कभी इन्हें ये नहीं बोला होगा तुम्हें ये कन्वर्जन करना ही करना है। मैंने हमेशा इन्हें ये शिक्षा दी है कि पेशेंट जब आपसे बात करता है, ट्रस्ट से करता है, आप कभी उन्हें गलत गाइड नहीं करोगे। कभी अमाउंट हमें ज्यादा नहीं लेना है, जितनी हमारी कॉस्टिंग है। कभी किसी मेडिसिन की कॉस्टिंग कम होती है तो इन्हें बता दिया जाता है ये कम हो गई, आप इसका अब से अमाउंट कम लो। अब उसमें प्योरली एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्लांट है। आप सर्जरी कराते हो फॉर एग्जांपल यूट्रस रिमूव की, 40,000 रुपए से लेके 1 लाख 1.5 लाख तक लेते हैं हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। निकाल दिया एक बार यूट्रस, चला गया 1-1.5 लाख रुपए, ठीक है, मान लिया मे भी सस्ता पड़ जाए। दवाई जो है महीने की 5,000 की दवाई है यूट्रस इसकी, फाइब्रॉइड्स की 5,000, 6,000 या 4,000, वो डिपेंड करता है कि हम क्या कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, जिसमें आपकी कंसल्टेशन नहीं है। आप ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट करते हो, आप कंसल्टेशन पे नहीं करते। आप किसी भी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से जब कंसल्ट करते हो, आपको एवरी 15 डे पे विजिट करना होता है, 500-1000 पे आप कंसल्टेशन फी दे रहे हो, आपको वो नहीं है। सेकेंडली आपका टाइम बच रहा है, आपको घर बैठे सर्विस मिल रही है। फिर यहाँ पे क्या कमेंट्स आते हैं कि ढंग से बताना है तो बता दो, नहीं तो हम नहीं लेंगे, मत लीजिए। कितना सिंपल है। मतलब पेशेंट को आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो,
फिर वो आपको सुनाते भी हैं, वो फिर आप पे एहसान भी जताते। देखिए ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट करने का जो हमारा मोटिव था, महंगे सस्ते का नहीं था, वो ये था कि मेरी एक दिन की लिमिट 50 लोगों से मिलना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ 100 लोगों से मैं एक दिन में मिलती हूँ, ठीक है, जब भी मेरी ओपीडी होती है। लेकिन मेरा काम रिसर्च करना है, मेडिसिन को बनाना। अगर मैं बनाऊंगी, मुझे ठीक करनी है 1 लाख लोग, तो मैं 1 लाख से तो मैं खुद ही नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। और जो पेशेंट को महंगा लगता है ना, आज आप 1.5 लाख की सर्जरी करा लो, लेकिन वो सर्जरी कराने के बाद सारी जिंदगी जो हर महीने हजारों रुपए, कमर दर्द, कभी शरीर में यहाँ दर्द, कभी बेचैनी, और बहुत सारी फीमेल्स में क्या केसेस आते हैं, यूट्रस रिमूव कराने के बाद भी वाइट डिस्चार्ज बंद नहीं होता, पेल्विक रीजन में पेन रहता है, ग्लूटियल मसल्स में एक अजीब सी स्ट्रेचिंग पेन रहती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम शियाटिका। तो वहां पे क्या है, आप इतनी कॉम्प्लिकेशन के लिए चक्कर लगाओगे। तो मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी 100% गारंटी, क्योंकि लोग गारंटी मांगते हैं, ये इनके चेहरे देखो ठीक है, और जब इनसे गारंटी मांगते हैं कि फिर आते, मैम वो ना गारंटी मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप पेशेंट अगर जेन्युइनली, मैं गारंटी देती हूँ, आप मुझे लिख के गारंटी दो कि आप अगले 10 साल वही दिनचर्या फॉलो करोगे जो मैं बताऊंगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ 10 साल कभी फाइब्रॉइड नहीं होगा दोबारा। करिए, ये गिव एंड टेक प्रोसेस है। मैं आपको इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा कि देखिए आपने मन तो बना लिया है, 1 से 1.5 लाख रुपया भी आपका लगेगा और आप मन भी बना चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपने दवाइयां भी बहुत खाई हैं, वो एक लास्ट सॉल्यूशन आप रख के बैठे हो कि ये तो मुझे करना ही है। पर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स नहीं बोलेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स, वो आपको कोई नहीं बता जो रहा। पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस आती है ना, वो कभी भी कोई सर्जन आपको पहले नहीं बताता, वो आपको यहाँ पे सारी पता चल गई हैं। और मैं ये कह रहा हूँ वो लास्ट ऑप्शन आपके पास है ही, तो क्यों ना जिंदगी को एक मौका देकर देखें। मैं ये नहीं कह रहा 100 यहाँ पर अगर महिलाएं आ रही तो 100 की 100 ठीक हो जाएंगे, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ 100 आ रही है ना तो 98-99 तो ठीक हो ही जाएंगी। और जो 1 या 2 बच भी जाएंगे तो उनको इस चीज से इतना आराम मिल जाएगा, डॉक्टर उपासना की दवाइयों से इतना आराम मिल जाएगा कि वो उन्हें सर्जरी को तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। हमारी पूरी कोशिश रहती है, मतलब अभी तक हमने किसी पेशेंट की सर्जरी करवाई है? अभी तक किसी की भी नहीं। हमने उनको या तो रिजॉल्व किया है, ठीक है, प्रॉब्लम को, फाइब्रॉइड्स धीरे धीरे डिसॉल्व हुए हैं, या फिर उनको हमने धीरे धीरे मेनोपॉज पे शिफ्ट किया है। अभी तक हमने किसी को सर्जरी के लिए रिकमेंड नहीं किया। मैं ऐसे ही आपको एक किस्सा बताती हूँ। 15 दिन पहले की बात है, एक केस है, ओपीडी में आए थे। उन्होंने आए, ऐसे ऐसे आके ऐसे रखी मेरे सामने और कहा देखो इसके ना, इसमें साइज में फर्क आ गया है। उसमें पहले जो था वो 16 mm था और इसमें 18 mm था। तो मैंने कहा मैम आ सकता है फर्क। कह रहे आ सकता है तो फिर ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो? तो मैंने कहा आप सर्जरी करवा लीजिए, क्योंकि मैं किसी से बदतमीजी नहीं करती, मुझे बर्दाश्त भी नहीं है कि कोई मुझसे करे। मैंने कहा, कह रही 3 महीने में आपकी डॉक्टर ने बोला था कि अंतर आएगा। मैंने कहा आप मुझे बताइए, जो आपकी ब्लीडिंग 20-20 दिन रहती थी, जो आप एक दिन में 7-7 8-8 पैड चेंज करते थे, क्या उसमें अंतर नहीं है? कहती वो है। मैंने कहा जो आप इस महीने कितने दिन पीरियड्स आए? कहती 4 दिन। मैंने कहा ब्लीडिंग कैसी थी? कहती नॉर्मल। मैंने कहा क्लॉट्स से? कहते नहीं। तो मैंने कहा मैम वो डिफरेंस क्या? नहीं वो डिफरेंस नहीं, इसके साइज का डिफरेंस बताओ। द थिंग इज कि आपको पहले जो प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सिम्टम्स है, आप उसको भी तो सेटल कर रहे हो ना। अगर इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन, और देखिए एट द एंड यार हम कोशिश कर सकते हैं। आपके 4 बच्चे, आप 4 बच्चों को सेम कभी नहीं बना सकते। आप माँ बाप होकर सिर्फ कोशिश कर सकते हो। और मेडिकल फील्ड तो ऐसी है, उसमें आप कुछ भी बिल्कुल वो टेंटेटिव टाइम पीरियड नहीं बोल सकते। जो एक क्वेश्चन आता है, आप तो डॉक्टर हो, आपको तो पता होगा, आपने तो दवाई बनाई है, कितने दिन में होगा? तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस स्टेटमेंट को? आपके पास, आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो ना, जो बंदा इसको जस्टिफाई कर सकता है ना, वो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं सेम बोलना शुरू कर दूंगी। तो वही एक आखिरी आप कोशिश करके देख लीजिए, एक अपने आप को चांस देकर देखिए, क्या पता कि आप ठीक हो जाओ और आपको सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये आपसे है कि जैसे फाइब्रॉइड में जैसे हम लोग मेडिसिन देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को नहीं ये आता है कि आयुर्वेदा तो बहुत सस्ता है, आपकी मेडिसिन क्यों इतनी कॉस्टली हैं, और फिर आपका ड्यूरेशन टाइम, मतलब आप मुझे बताओ, जैसे किसी को 5 साल से फाइब्रॉइड है तो वो ये चाहता है कि मेरा 3 महीने में वो सारा सॉल्व हो जाए। उसको हम बोलते हैं कि जैसे 6 to 1 ईयर का टाइम पीरियड लगेगा, तो बोले इतना टाइम क्यों लगेगा, एक तो इतनी कॉस्टली आपकी मेडिसिन है और आयुर्वेदा इतना सस्ता है और आप लोग इतना महंगा देते हो, तो इस चीज़ में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो ये ना सच में
आयुर्वेदा गर्म है, आयुर्वेदा सस्ता है, कहाँ लिखा है? किसने बोला है? ओपीडी में भी सेम आके बोलते हैं आयुर्वेदा सस्ता है, मैं बोलती हूँ किसने बोला? उसने बोला था, वो कौन? वो ही रह जाते हैं फिर, उसका आंसर नहीं होता। द थिंग इज कि हम एक शादी के लिए 10,000 का लहंगा प्रेफर करते हैं जो कि एक बार डलता है, बढ़िया सा सूट ले लेंगे, ज्वेलरी ले लेंगे, आजकल नेल आर्ट का ट्रेंड है वो करवा लेंगे 2-2 हज़ार की, लेकिन कोई चीज हमारी बॉडी के लिए ना वहां बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। इट्स ए ह्यूमन नेचर। हम माइंडसेट को कभी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हर इंसान को होता है सामने वाले को थोड़ा सा नीचे करना। आप उनसे पूछो कि आयुर्वेदा में इसमें क्या प्लांट है सर, आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि आयुर्वेद सस्ता है? आप बताओ कि क्या इंग्रेडिएंट्स है, किसका क्या रेट है। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, शतावरी एक टाइम पे 1,500 रुपए किलो आती थी, आज 4,045 रुपए किलो है। कोई भी बंदा जाके पता कर ले, ठीक है। और देखो सस्ते महंगे की डेफिनेशन ना कहीं है ही नहीं, हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। टी शर्ट तो 100 रुपए में भी है, 1 करोड़ में भी है, उस चीज को आप डिफाइन नहीं कर सकते। और दूसरा रही बात टाइम पीरियड की, देखिए आप किसी को कोई भी बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल आप 5 साल से हो, 10 साल से हो, ठीक है, हमें नहीं पता कि टाइम कितना लगेगा। हम कोशिश कर सकते हैं आपको ठीक करने की, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस हमारे यहाँ पे एक्सेप्ट पिगमेंटेशन कोई ऐसा पेशेंट नहीं होगा जिसको साल भर से ज्यादा कभी टाइम लगा होगा किसी भी बीमारी में। बताओ आप लोग केसेस देखते हो ना, पिगमेंटेशन में हमारे केसेस चलते हैं 13, 14, 15 महीने तक। क्या पीसीओडी में हमारे केसेस चलते हैं इतने? फाइब्रॉइड्स में भी अभी तक नहीं है, एडिनोमाइसिस में, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में ऑन एन एवरेज पेशेंट ठीक हो ही जाता है।